मुसलमान एक ऐसा कौम है जो निडर होता है, किसी से डरता नहीं है, सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी से मदद भी नहीं मांगता है और अल्लाह से ही डरने वाला है। तो हम लोग बीजेपी और किसी से डरने वाले नहीं है। जैसा कि आपने बोला दिवंगत डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने निश्चित एक बहुत ही बड़ा योगदान खेल जगत में दिया है। उन्होंने राजेंद्र स्टेडियम, इंदौर स्टेडियम जैसे खेल मैदान बनाकर, तो निश्चित अगर हमारी पार्टी को लोगों ने विश्वास दिलाया तो हम लोग जो भी राजेंद्र स्टेडियम में जितने भी लोग कब्जा किए हैं या फिर इंदौर स्टेडियम जर्जर हो गया है, उस पे हम अगर सदन में जाते हैं तो निश्चित 1 साल के अंदर उसको बनवाने का काम हम करेंगे। वो जो भीड़ आप बोल रहे हैं वो पैसे से बुलाए गए भीड़ होते हैं और वो वैसे लोग होते हैं जो भ्रमित करके बुलाए गए रहते हैं। 35 सालों से जो सरकारें नहीं कर पाई, वो आशा और उम्मीद जो हमारे बुजुर्ग और जो माताएं हैं, वो आशा और उम्मीद से एक किरण जली है। 35 सालों से लोगों को, बिहार की जनता को लूटा है, लूटने का काम किया है, छलावा करने का काम किया है। तो वैसे लोग, आम जनता कैसे विश्वास करे? हार जीत एक अलग चीज होती है सर, लेकिन जो कार्य किसी ने किया उस कार्य की प्रशंसा होनी चाहिए। तो माननीय प्रशांत किशोर जी जन जन तक जैसे जा रहे हैं और लोग की आवाज बन चुके हैं, जन नायक बन चुके हैं, वो भी तो सही बोल रहे हैं कि युवा को मौका देना चाहिए। निश्चित तो अगर वो भी युवा है तो युवा की ही बात करेंगे। तो जैसे खान साहब ने बोला है तो निश्चित वो भी सही बोले हैं कि भाई युवाओं को मौका मिलना चाहिए, युवाओं को अवसर मिलेगा तब तो युवा कुछ काम कर सकेगा। जो काम नहीं हुआ है 35 सालों में वो आएगा युवा तो निश्चित काम करेगा। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। अब कुछ ही दिनों में आदर्श आचार संहिता लगने वाली है, यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकने वाला है। और एक तरफ देख लिया जाए तो एनडीए गठबंधन लगातार मजबूती के साथ जनसंपर्क कर रहा है और सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन भी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर रहा है। वहीं इन दोनों के बीच में प्रशांत किशोर की जन स्वराज लगातार जमीनी स्तर पर लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। और अभी सिवान में प्रशांत किशोर आए हुए थे, उन्होंने जिलादी में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में प्रशांत किशोर के पहुंचने पर सिवान सदर विधानसभा के जन स्वराज से भावी उम्मीदवार वार्ड पार्षद सामाजिक कार्यकर्ता आजम अली ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया, जेसीबी से फूलों की बारिश की। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए आजम अली जी हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। आजम जी, सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके जितने श्रोतागण है सबको सलाम अदब प्रणाम। आजम जी, जिस तरह से जेसीबी से फूलों की बारिश हुई आपके ऊपर, प्रशांत किशोर जी पे, और आपके द्वारा इस तरह का स्वागत किया गया, क्या माना जाए प्रशांत किशोर को ये एक मैसेज दिया गया कि आजम अली एक मजबूत दावेदार हैं और इनके साथ एक भीड़ नहीं जन सैलाब है? निश्चित हम लोग कल जो प्रोग्राम था उसमें हम लोगों ने माननीय प्रशांत किशोर को भव्य तरीके से जेसीबी के द्वारा और पूरे हमारे सिवान की आम जनता उनको फूलों से वर्षा करके और बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया। वो आए हुए थे बिहार बदलाव यात्रा के उपलक्ष्य में, वो आए हुए थे जीरादेई। तो जीरादेई आए तो सिवान के पावन धरती पे भाई यहाँ से होकर ही जाना था। सिवान सदर विधानसभा बोलिए। सिवान से ही होके जाना था, यानी सिवान सदर से ही होके जाना था। तो हम लोगों ने उनको भव्य तरीके से स्वागत करने का काम किया कि उन्होंने पावन धरती सिवान के धरती पे यहाँ से होकर जीरादेई जा रहे थे, तो हम लोगों ने उसी कड़ी में यहाँ पे उनका स्वागत करने का काम किया। आजम जी, देखा जाए एक तरफ बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा है, जदयू का अलायंस है, दूसरी तरफ राजद कांग्रेस का अलायंस है, और इन सब के बीच आपकी नई नवेली पार्टी है जन स्वराज। कितना कुछ चुनौतीपूर्ण लग रहा है इस चुनाव में? देखिए, चुनौतीपूर्ण थोड़ा-सा होता है, लेकिन वैसा कोई चुनौती नहीं है। हम लोग अपना विज़न लेके चल रहे हैं और बिहार का मान-सम्मान और बिहार बदलाव के एक विज़न लेके हम लोग चल रहे हैं और जन-जन तक ये बताने के प्रयास कर रहे हैं कि 35 साल से जो सरकारें आपको कोई व्यवस्था नहीं कर पाई, उस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए हम लोग आए हुए हैं
और निश्चित प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत करने में पूरे बिहार के लोग लग गए हैं। तो उसी तरह से हम लोग सिवान में भी पूरे जन-जन तक जाकर और माननीय प्रशांत किशोर की बातों को रख रहे हैं और उनके विज़न को रख रहे हैं कि अब की बार शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य पे काम होगा और स्वास्थ्य में बदलाव की बात होगी और बिहार के मान-सम्मान की बात होगी। उसी को लेकर हम लोग जन-जन तक जा रहे हैं और लोग अपना विश्वास भी हम लोग पे जता रहे हैं कि अब की बार जनसुराज। आप विजन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो पार्टियां हैं अपने-अपने जातीय समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। तो एक तरफ बिहार में जातीय समीकरण, दूसरी तरफ विजन, कितना असर पड़ेगा? देखिए, जातीय समीकरण बिहार में वही तो हम लोग खत्म करने आए हैं। आपको मान लग रहा है कि ये बहुत पूरे पहले से चली आ रही है और शिक्षा के मामले में भी बिहार बहुत पीछे है। तो आपको लग रहा है कि जातीय समीकरण आप इतनी आसानी से खत्म कर देंगे? एकदम निश्चित हम लोग खत्म करने के लिए आए हुए हैं और देख रहे होंगे जहाँ भी वो जा रहे हैं एक जन सैलाब सा बन जा रहा है। एक जनसैलाब की आप बात करेंगे तो राहुल गांधी आए थे सिवान में, एक बड़ा भीड़ उमड़ा हुआ था। आप देखे होंगे सिवान की सड़कें लोगों से भीड़ से वो दिखाई दे रही थी। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम ले लीजिए, किसी का भी कार्यक्रम, भीड़ तो बहुत सब लोग जुटा लेते हैं, लेकिन वोट बैंक में कन्वर्ट करना, क्या लग रहा है कि इतना आसान है? देखिए, वो जो भीड़ आप बोल रहे हैं वो पैसे से बुलाए गए भीड़ होते हैं और वो वैसे लोग होते हैं जो भ्रमित करके बुलाए गए रहते हैं। आपको जो भी लोग ये भीड़ देखते हैं वो पैसे से बुलाई गई भीड़ रहती है और ये जो हम लोगों के साथ जो जनसुराज के साथ और माननीय प्रशांत किशोर के साथ जो जनसैलाब देख रहे हैं, उनकी आँखों को देखिएगा, वो बच्चे लेकर आते हैं, उनके विश्वास को देखिएगा, जो बुजुर्ग आते हैं, उनके विश्वास को आप देखिएगा कि वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग बिहार बदलाव चाहते हैं, वो लोग हम लोग सिवान बदलाव चाहते हैं। वो लोग वैसा व्यवस्था बनाना चाहते हैं जो 35 सालों से जो सरकारें नहीं कर पाई, वो आशा और उम्मीद जो हमारे बुजुर्ग और जो माताएँ हैं, वो आशा और एक उम्मीद से एक किरण जली है, जिसका नाम है माननीय प्रशांत किशोर, जिस दल का नाम है जनसुराज। उस जनसुराज के प्रति, प्रशांत किशोर के प्रति उन्होंने उन लोगों को एक आशा और एक उम्मीद की किरण जगी है। उस किरण को देखने और उस किरण को जगाने और उस आशा उम्मीद के तहत इतना जन सैलाब होता है, तो दोनों में अंतर है। आप कह रहे हैं पैसे की बुलाई भीड़ और आपके द्वारा भी एटीएम कार्ड बाँटा जा रहा है, वो भी कहीं न कहीं से एक लालच ही दिया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की सरकार बनेगी, जनसुराज की सरकार बनेगी, तो 12,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता रोज़गारों को मिलेगा, 20,000 रुपया महीना एक परिवार को जाएगा। तो ये भी तो कहीं न कहीं से लालच ही दिया जा रहा है। आप भी लालच देके ही वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, नहीं देखिए वो लालच नहीं दिला रहा है, वो आपको विश्वास एक दिलाया जा रहा है कि ये हम मान लीजिए कि जहाँ पैसों की बात हो गई 12,000 20,000 तो लालच ही हुआ, वोटरों को लालच ही दिया जा रहा है। नहीं, नहीं वो बात नहीं है। देखिए बात को समझिए, इसको बात को पहले समझना होगा। बात ये है कि 35 सालों से बिहार के साथ जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन की सरकार हो, वो सब लोगों ने 35 सालों से लोगों के बिहार की जनता को लूटा है, लूटने का काम किया है, छलावा करने का काम किया है। तो वैसे लोग आम जनता कैसे विश्वास करे? आम जनता को ये विश्वास दिलाने के लिए हमारे माननीय प्रशांत किशोर, हमारी जन सुराज टीम एक के स्मार्ट कार्ड, परिवार लाभ कार्ड का एक वितरण कर रही है। वो सिर्फ़ एक परिवार में एक ही कार्ड बनेगा। उस कार्ड में जितने हमारी सरकार की मैनिफेस्टो है, जो योजना है, वो हम लोग उसपे लिखे हैं और उसपे लिखा होगा गारंटी। यानी कि हमारी सरकार आती है, तो वो पाँचों चीज़ जैसे मान लीजिए कि 15 साल तक के बच्चों को शिक्षा मुफ़्त, 12 जितने भी बेरोज़गार युवा साथी हैं, उनको 10 से 12,000 रुपए की व्यवस्था यहाँ बिहार में ही की जाएगी। और बेरोज़गारी एक आयोग बनाया जाएगा, जो सरकार के अंदर रहेगी और वो बेरोज़गारी आयोग बना के उसपे जितने भी हमारे बिहार में लोग बेरोज़गार के लोग हैं, उसमें फॉर्म भरेंगे और उनको 10 से 12,000 की व्यवस्था यहीं पे की जाएगी। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल थे आम आदमी पार्टी के, तो प्रशांत किशोर बिहार के केजरीवाल बनने की राह पे चले हैं, आंदोलन छिड़े हुए हैं? देखिए, जो भी निश्चित केजरीवाल जी अच्छा काम किए हैं दिल्ली में और उनका सराहनीय है भाई। फिर भी वहाँ हार तो हुई। देखिए, हार-जीत एक अलग चीज़ होती है सर, लेकिन जो कार्य किसी ने किया, उस कार्य की प्रशंसा होनी चाहिए। तो माननीय प्रशांत किशोर जी जन-जन तक जैसे जा रहे हैं और लोग की आवाज़ बन चुके हैं, जननायक बन चुके हैं, जो काम पहले कर्पूरी ठाकुर ने किया, जो जितने भी महान पुरुष हमारे महात्मा गांधी जी ने किया, लोगों के बीच जागरूक पैदा करना, तो वो जागरूक पैदा कर रहे हैं और लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, माननीय प्रशांत किशोर जी। तो निश्चित अब हम लोग पूरे बिहार के लोग ये समझ चुकी है कि जितने भी राजनीतिक दल है, वो सब ठग कर ही अपना काम चला रहे हैं और ये ऐसे एक किरण और आशा उम्मीद के साथ ये आए हुए हैं
कि इन पे लोग निश्चित विश्वास कर रहा है। सदर विधानसभा की बात कर ले तो महागठबंधन से आपके सामने ऐसे प्रत्याशी आ रहे हैं जिसको आपने जिताने का काम किया। 5 बार की विधायक अवध बिहारी चौधरी जी हैं। संभवतः उनको टिकट अगर मिलता है या फिर जीवन यादव को, तो किस तरह की चुनौतियाँ रहेगी? देखिए, चुनौतियाँ कुछ नहीं रहेंगी और वो गार्जियन है भाई, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग अपना विज़न लेके चल रहे हैं और दल कोई मायने नहीं रखता है। गार्जियन है लेकिन उनके उनके खिलाफ आप जिसको आपने चुनाव में जिताया लग के आज उनके खिलाफ उतरी हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो सामने वाले नेता हैं उनकी कमियों को तो बताना तो पड़ेगा। नहीं, नहीं, कमियाँ क्या है वो तो आम जनता बताएगी सर। हम लोग अपना विज़न लेके उतर रहे हैं और जो अपना वो काम नहीं किए होंगे या जनता के बीच वैसा विश्वास नहीं बना पाए होंगे, तो निश्चित जनता उनको नकारेगी। अगर हम लोग विश्वास जताते हैं और हम लोग अपना कार्य जो भी है किए हैं, तो निश्चित जनता हम लोगों पे अपना विश्वास जिताकर हमको सदन में भेजने का काम करेगी। आपके जन स्वराज के ही नेता हैं जो भावी उम्मीदवार हैं सीमांत सदर से आप ही की तरफ प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। अभिनव रानू उन्होंने कहा कि अवध बिहारी चौधरी की उम्र 70 से पार हो चुकी है और ऐसा हमारे यहाँ कहावत है गाँव में भी, शहर में भी कि जिसको 70 से पार हो जाता है उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्या आप भी मानते हैं उनकी बातों से कितने सहमत हैं? निश्चित उनके बात से हम सहमत हैं और जो भी सही बात है, जो गार्जियन हमारे होते हैं, वो सिर्फ़ गार्जियन होना चाहिए और वो देखना चाहिए कि हाँ, अब क्या कार्य हो रहा है, उसपे उनको घर पे बैठ के देखना चाहिए। आप भी मानते हैं कि अवध बिहारी चौधरी 70 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं तो उनका दिमाग अब पहले की तरह काम नहीं कर रहा है? नहीं, दिमाग की बात तो नहीं, गार्जियन है तो उनसे कोई भी राय-मशवरा ले सकता है, लेकिन अपने कार्य में उनको एक जगह बैठना चाहिए और वो जो व्यवस्था है, वो दूसरे के हाथ में देना चाहिए। अच्छा, लोजपा नेता रईस खान है, उन्होंने भी कहा है कि अवध बिहारी चौधरी बूढ़े हो चुके हैं, युवाओं को मौका देना चाहिए। तो रईस खान की बातों से आप कितना सहमत हैं? नहीं, उनकी बात तो हम नहीं सुने हैं और उनकी बात पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, उनकी बात हम नहीं नहीं, नहीं, सुने। उन्होंने कहा है कि अवध बिहारी चौधरी बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें युवाओं को मौका देना चाहिए। उनकी बातों से आप कितना सहमत ठीक है, वो भी तो सही बोल रहे हैं कि युवा को मौका देना चाहिए। निश्चित तो अगर वो भी युवा हैं, तो युवा की ही बात करेंगे। तो जैसे खान साहब ने बोला है, तो निश्चित वो भी सही बोले हैं कि भाई युवाओं को मौका मिलना चाहिए, युवाओं को अवसर मिलेगा, तब तो युवा कुछ काम कर सकेगा। जो काम नहीं हुआ है 35 सालों में, वो आएगा युवा तो निश्चित काम हैं? करेगा। अवध बिहारी चौधरी को उस राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए आपके हिसाब से? एकदम निश्चित ले लेना चाहिए। और भी तो लोग हैं भाई वहाँ पे, प्लेटफ़ॉर्म पे और भी लोग लगे हुए हैं। तो निश्चित उनको क्या? अपना और भी तो उस प्लेटफ़ॉर्म पे लगे हुए क्या ले हैं। लेना चाहिए ये जानना है। उनको इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए, अपने स्थान पे बैठे रहना चाहिए और लोगों को देखकर और युवाओं को आगे बढ़ा के और अपनी जो भी उनका एक्सपीरियंस है इतने सालों से, वो एक्सपीरियंस लोगों के बीच चलिए, साझा आप युवा हैं और युवाओं की बात करें, खेल के क्षेत्र में सीवान में देखा जाए तो उस तरह से जो बढ़ावा मिलना चाहिए खिलाड़ियों को, जो जैसे पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन खिलाड़ियों को बढ़ावा देते थे खेल के माध्यम से, वो चीज़ अब सीवान में नहीं देखने को मिल रहा है। स्टेडियम की कमी है भी तो वहाँ उस तरह से खेल नहीं आयोजन होता है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा हमारे युवाओं के लिए और जैसा कि आपने बोला दिवंगत डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने निश्चित एक बहुत ही बड़ा योगदान खेल जगत में दिया है उन्होंने राजेंद्र स्टेडियम, इंदौर स्टेडियम जैसे खेल मैदान बनाकर। तो निश्चित अगर हमारी पार्टी को लोगों ने विश्वास दिलाया, तो हम लोग जो भी राजेंद्र स्टेडियम में जितने भी लोग कब्जा किए हैं या फिर इंदौर स्टेडियम जर्जर हो गया है, उसपे हम अगर सदन में जाते हैं तो निश्चित 1 साल के अंदर उसको बनवाने का काम हम करेंगे। और जितने भी हमारे खेल जगत से देखिए क्या होता है, खेल जगत से जितने भी हमारे युवा साथी, पहले हम लोग छोटे थे, स्कूल से पढ़ के आएँगे, तो तुरंत हम लोग फील्ड के मैदान में जाते थे। लेकिन अब क्या होता है, जैसे हम लोग स्कूल से पढ़ के आते हैं, तो मोबाइल या फिर नशा में हम लोग चले जाते हैं। नशा की लत ऐसा हो गया है, सूखा नशा, जब से दारूबंदी हुई है, तो सूखा नशा इतना चरम पे है कि जो भी हमारे युवा साथी है, नई पीढ़ी है, उनको बर्बाद करने की व्यवस्था लगी हुई है। हर जगह हमारे युवा बर्बाद नशे पे आएँगे, पहले हम बात कर लें कि जो आपने बताया कि मोहम्मद शहाबुद्दीन ने दिवंगत सांसद हैं हमारे खेल के क्षेत्र में, तो उनके कामों से आप मतलब प्रशंसक हैं उनके कामों के? एकदम निश्चित जो पहले के हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रह चुके हैं, उन्होंने उनको सम्मान दिया। मोहम्मद शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन साहब को सम्मान दिया, तो निश्चित हम लोग तो भाई उसी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उसी जगह से हम लोग बिलॉन्ग करते हैं, तो निश्चित हम लोग गर्व महसूस करते हैं। खिलाड़ियों को आगे बढ़ाते थे। एकदम निश्चित खिलाड़ियों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि खेल जगत से ही मस्तिष्क का विकार होता है, अच्छा, बढ़ा अब होता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की बात कर रहे हैं तो एक और हम लोग चर्चा कर ले कि आज देख लीजिए जैसे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे हैं हमारे गिरिडीह जिला से ही हैं, सिवान से ही हैं। आप डॉक्टर के पास जाइए 300, 350, 400, 500 रुपया फीस लग रहा है और जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है और वो मात्र 15 दिन के लिए ही वैलिडिटी रहती है।
तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, वो मोहम्मद शहाबुद्दीन को याद करते हैं क्योंकि उस समय ₹50 फीस हुआ करते थे। आप इससे कितना अगर आपकी सरकार आती है या फिर आपको जनता चुनती है, विधायक बनाती है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? मोहम्मद शहाबुद्दीन की तरह क्या ₹50 फीस होंगे या फिर देखिए, महँगाई तो निश्चित चरम सीमा पे है और निश्चित अगर जनता ने अगर हमको चुना और हम उस मुकाम पे पहुँचे, तो हम डॉक्टर लोग से जितने भी हमारे डॉक्टर लोग हैं, सब लोग से रिक्वेस्ट करके हम उन लोगों से डोर टू डोर जाएँगे, उनसे मिलेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इतनी महँगाई में थोड़ा-सा कम व्यवस्था कीजिए, फीस में कुछ कमी कीजिए। तो निश्चित हर इंसान ही होता है सर, डॉक्टर भी एक भगवान का रूप होता है और ख़ास सबसे पहले वो इंसान है। तो हम लोग उनसे बात करके और इसमें जो 15 दिन का जो पर्ची बनता है उसको हम निश्चित 1 से 2 महीना कराएँगे और जो फ़ीस होता है, जो 500 या 1100 या जितने भी ज़्यादा फ़ीस है तो हम लोग उसमें निश्चित कुछ हम लोग कम कराने का ये आशा उम्मीद है कि 50% हम लोग कम कराने का उनसे रिक्वेस्ट करके हम लोग कराने का काम करेंगे। अच्छा आपने कहा कि राजेंद्र स्टेडियम पे कब्ज़ा हो गया, किसका कब्ज़ा हो गया राजेंद्र स्टेडियम पे? आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आवाज़ क्यों नहीं उठाते? नहीं, कब्ज़ा किसी का नहीं मैं है। बोला कब्ज़ा नहीं, छुड़वाने का वो हम बोल रहे हैं कि देखिए राजेंद्र स्टेडियम हो या फिर इंदौर स्टेडियम हो, तो राजेंद्र स्टेडियम में जो भी हमारे क्लब के जो भी लोग हैं, जो भी मतलब खेल जगत से जैसे खेल जगत के जो भी एसोसिएशन के लोग हैं, उनका हम लोग वहाँ पे व्यवस्था करेंगे। जितने भी वहाँ ग्राउंड में जितने भी रूम हैं, उनको हम लोग अलॉट करवाएँगे। जितने भी खेल के एसोसिएशन के लोग हैं, खेल एसोसिएशन के, वैसे जिसका रजिस्ट्रेशन है, उसका हम लोग सब उसपे रजिस्ट्रेशन वाले लोग को ही हम लोग वहाँ बुक करेंगे और वहाँ पे लोग बच्चों को जो भी अपना प्रतिभा दिखा सकते हैं, उनको वो अब क्लब में या एसोसिएशन में अपना एडमिशन करा के वहाँ खेल हम लोग प्रारंभ करेंगे। उस तरह का व्यवस्था हम लोग सीवान जिले में करेंगे। अगर व्यवस्था अगर हम लोगों की बनती है, तो खेल जगत में निश्चित एक बहुत बड़ा उम्मीद लेकर हम लोग आएँगे और ये हमारा आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जनता हमको ज़रूर इस बार व्यवस्था और प्यार दुलार देगी। अच्छा आपने हम लोग नशे की बात कर रहे थे, क्या लगता है शराबबंदी के बाद जो युवा हैं, वो नशे का शिकार हो गए? आप देखिए जगह-जगह गली-मोहल्ले या फिर गाँव में चले जाइए चौक-चौराहों पर, वहाँ भी जो सूखा नशा है उसके लत में युवा पड़े रह रहे हैं। तो शराबबंदी जो किया गया कि शराबबंदी से महिलाओं को आराम मिले, रिलीफ़ मिले, जो शराबी पीकर हंगामा करते थे वो ना हो, उसका पॉज़िटिव मानते हैं या नेगेटिव मानते हैं कि युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो जब दारू बंद हुई, तो उसपे सब लोग खुशी था। सबसे ज़्यादा हमारे बिहार की महिलाएँ खुश थी कि जो हमारे बच्चे या जो हमारे गार्जियन और जो पैसा लेबर ग्रेड के कमा के ला रहा था, तो वो पी जा रहा था। तो उससे बंदी जब हुआ तो बहुत लोग खुशी का लहर था। लेकिन बिहार में बंदी है कहाँ? जितने औरत खुश थीं, आज वही लोग उससे ज़्यादा दुखी हैं। कारण क्या है? कि जो भी लेबर ग्रेड के लोग हैं, वो आ रहे हैं तो पहले ₹100 में मिल जाता था, ₹50 में मिल जाता था, वो अब ₹100 की जगह ₹200 हुआ। अब उसको मान लीजिए लेबर ग्रेड का आदमी वो कमा के आ रहा है, ₹400 ₹200 तो खर्चे कर दे रहा है सर। गलती से अगर पी के रास्ता में पकड़ा गया तो जेल में जा रहा है। तो जेल में जाके पूरा जेल भर गया है, प्रशासन उसी पे लगी हुई है। आप कोई क्राइम करके जा रहा है तो उस पे प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। आपकी बोलेरो गाड़ी चेक कर रही है कि दारू कितना है। तो लोग प्रशासन से लेके जेल महकमा लेके कोर्ट परिसर सब सर दारू से फाइल से भरा हुआ है, केसेस भरी हुई है और महिलाएँ आपको ज़्यादा देखिएगा तो अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए, अपने गार्जियन के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रही है और जो पैसा वो कमा के अर्जित करके रखी थी अपना, जो भी व्यवस्था करके कुछ कुलिया में या फिर बैंक में, वो निकाल के उसका बेल करा रही है सर। तो पब्लिक तो रोड पे आ गई है। गरीब लोगों को ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं। इसमें देखिए बिहार की जो भी व्यवस्था है, जो सरकार है, इसमें भू माफिया एक नंबर है, शराब माफिया एक नंबर है। यही माफिया लोग एक नंबर पे है, वो लोग पकड़ाते ही नहीं है। सबसे ज़्यादा गरीब जनता इसमें पिरा रही है। सूखा नशा पे क्या कहेंगे जो युवाओं तो पे वही बात है कि अगर मान लीजिए कि अब तो घर-घर दारू हो रहा है, सिर्फ़ दुकानें बंद हैं, लेकिन सप्लाई आपको ऑन द स्पॉट घर पे मिल रहा है, होम डिलीवरी मिल रहा है। तो दारू का ये फर्जी शासन है और ये सूखा नशा इससे ज़्यादा प्रचलित हो गया है। खतरनाक हो गया है, जब से दारू बंद हुआ है तो सूखा नशा बच्चे लेने लगे हैं, जिससे भारी मात्रा में हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है, नस्ल बर्बादें हो रही हैं। तो हम लोग जब तक नस्ल नहीं सुधारेंगे सर, तो हमारा निर्माण ही सही नहीं होगा। जब तक हम किसी मकान में नींव अच्छा नहीं डालेंगे, तो वो मकान ही हमारा सही नहीं होगा। तो हमारी युवा पीढ़ी जितने हमारे नौजवान युवा साथी हैं, सबसे ज़्यादा सूखा नशा कर रहे हैं। तो निश्चित बिहार में ये बंद होना चाहिए और दारूबंदी हम लोग जो लागू करेंगे हमारी सरकार विदिन
7 डेज शराबबंदी कानून को खत्म करेंगे। कानून को खत्म करेंगे और उसमें हम लोग कानून में कुछ संशोधन करेंगे, ये हमारे पार्टी बनने के बाद। अच्छा, आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो देखा जाए तो पूरे बिहार में मुस्लिम की ही राजनीति होती है, चाहे राजद हो, चाहे राजद बीजेपी वाले से डराती है, ऐसा लोग बीजेपी वाले कहते हैं। बीजेपी वाले भी मुस्लिम समुदाय के पीछे। सिवान सदर की बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं और राजद हो, चाहे बीजेपी हो, सब लोग मुस्लिम वोटरों को साधे में। कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जो सिर्फ़ मुस्लिम समुदाय के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। कितना असर पड़ेगा चुनाव में? मुस्लिम समुदाय क्या किधर जाएगा? राजद की तरफ जाएगा या निर्दलीय जाएगा या फिर बीजेपी की तरफ जाएगा? क्या आपको लगता है कि इस बार मुस्लिम समुदाय जनसुराज की तरफ जाएगा? देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि मुसलमान एक ऐसा कौम है जो निडर होता है, किसी से डरता नहीं है। सिर्फ़ अल्लाह के सिवा किसी से मदद भी नहीं माँगता है और अल्लाह से ही डरने वाला है। तो हम लोग बीजेपी और किसी से डरने वाले नहीं हैं। और रहा बात मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम समाज में की बात ही नहीं, जो समाज नीचे तबके के में है, जो समाज मुख्य धारा से नहीं जुड़ा है, उस समाज को, पूरे समाज को हम लोग लेके चल रहे हैं। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर सिख, ईसाई, जो भी धर्म के लोग हैं, उन लोगों की हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग ना ही जाति की बात कर रहे हैं, हम लोग जमात की बात करने वाले लोग हैं। और जो भी मुस्लिम और हिंदू करके वोट माँगते हैं या फिर उस तरह के करते थे, उसी को तो हम लोग बदलने के लिए आए हैं। हम लोग जनता का सुंदर राज बनाने के लिए आए हैं, जिसका नाम है जनसुराज। तो जो लोग भी जाति धर्म के नाम पे वोट माँगते हैं या फिर अपील करते हैं, वैसे लोगों से मैं जनता से और पूरे सीवान के अवाम से ये अपील करता हूँ कि उनको बैठने तक का जगह मत दीजिए, वो किसी जाति धर्म के हों। जो लोग माहौल को खराब करते हैं, बिगाड़ने की काम करते हैं और ऐसे-ऐसे आपत्तिजनक बातें करते हैं, ऐसे आपत्तिजनक वीडियो डालते हैं, तो वैसे लोगों को चिन्हित करना है। और मैं अपने समाज के लोगों से और पूरे सीवान और पूरे बिहार के लोगों से ये आह्वान करता हूँ और जिला प्रशासन से भी माँग करता हूँ कि जो भी लोग इस तरह के टिप्पणी करते हैं जाति समाज पे, उन लोगों पे कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और उनका ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि कोई भी समाज का हो, अगर 2 भाग में बाँटने की बात करता है, तो उनको अपनी जगह बैठने का भी जगह ना दीजिए। चलिए, सिवान सदर विधानसभा से भावी प्रत्याशी हैं। आखिरी सवाल है, अगर आज़म अली को टिकट नहीं मिलता है, किसी और को मिलता है, तो क्या आज़म अली चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरेंगे या साथ देंगे जनसुराज को? नहीं, हम भाई एक जनसुराज के सिपाही हैं और हमारी पार्टी जिसको भी टिकट देती है यहाँ से, हम उनके हाथों को मजबूत करके अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। देखिए, हमारे दल में व्यक्ति विशेष कुछ नहीं होता है सर, सबसे बड़ा दल है। तो हम लोग जनसुराही सिपाही हैं। अगर निश्चित अगर जिसको भी हमारी पार्टी विश्वास करके टिकट देती है, तो हमारी जितनी भी व्यवस्था है, सब उसके साथ रहेगा। क्या अपील करेंगे सिवान की जनता से? यही अपील करेंगे, मैं आज़म अली पे एक बार विश्वास कीजिए, माननीय प्रशांत किशोर के हाथों को और कंधों से कंधों मिलाकर एक नए सिवान और नए बिहार के निर्माण कीजिए और जनसुराज के हाथों को मजबूत कीजिए, आज़म अली के हाथों को मजबूत कीजिए। जय बिहार। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज़म अली जी हैं, जो वार्ड पार्षद भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, युवा नेता है और अभी जनसुराज से सिवान सदर विधानसभा से भावी उम्मीदवार हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा, सिवान की जनता से ये अपील की कि एक बार आज़म अली पर, प्रशांत किशोर पर भरोसा करें और बिहार बदलाव में अपना सहयोग दें। अब देखना है कि आने वाले चुनाव में क्या जनसुराज इन्हें सिवान सदर विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाती है। अगर उम्मीदवार भी बनाती है तो जनता इन पर कितना भरोसा करती है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। सहयोगी परवेज के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान।